हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्रीजी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तक की स्टडी की थी। आज हम एक नए टर्म की स्टडी करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। हम तो इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं SHE। क्या लिख सकते हैं? SHE। अब हम देखते हैं एक्चुअल में हमको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की जरूरत क्यों पड़ी, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, और इस सेल का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, हम उसकी बात करें। जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, नॉर्मल हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल होगा एट स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। सपोज दैट आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वही हम ले लेते हैं जिंक कॉपर सेल। अगर हम जिंक कॉपर सेल में देखें तो आपको पता है, अगर आपको जिंक कॉपर सेल बनाना है तो आपको 2 चैम्बर लेने पड़ेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन में आपने क्या लिया, फर्स्ट चैम्बर में आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, सेकंड चैम्बर में आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। और आपको पता है, जिस मेटल का आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो उसी की रॉड लगाओगे, तो यहाँ जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन में आप जिंक की रॉड लगाने वाले हो, और ये क्या होगा आपका एनोड, ये आप सब पहले ही पढ़ चुके हो। कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आप किसकी रॉड लगाने वाले हो, कॉपर की रॉड लगाने वाले हो, और ये किसकी तरह ट्रीट करेगा, कैथोड की तरह। और आप आउटर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इसको किससे अटैच करने वाले हो, वोल्टमीटर से, और इनर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आप किससे अटैच करते हो, साल्ट ब्रिज से। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज आपको ये भी पता होगा, अगर मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन पे लूं, किस कंडीशन पे ले लूं, स्टैंडर्ड कंडीशन पर। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ले लूं 1 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोलर and pressure is 180 m and temperature is 298 केल्विन, तो ये क्या होगी आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन। वही काम हमने इस चैम्बर के लिए किया। यहाँ पर जो आपको कॉपर सल्फेट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी ले ली हमने, 1 मोलर ले ली, प्रेशर कितना ले लिया 180 m, और टेम्परेचर कितना ले लिया 298 केल्विन। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, यानी कि हमने कंडीशन कौन सी ले ली, स्टैंडर्ड कंडीशन ले ली। तो आपको पता होगा इस इलेक्ट्रोड की वजह से क्या जनरेट होगा, आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई। हम इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हमने कंडीशन किस पर ली है, स्टैंडर्ड, यानी कि ये जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला किस कंडीशन पे निकाला है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला है। तो या फिर हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ जिंक, इसको क्या कहेंगे अगर हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। अगर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला तो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। यहां तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और दैट इज, यानी कि ये क्या होता है आपका, बताओ भाई ये क्या बताता है आपको, इसको कहते क्या है, हम इसको कहेंगे क्या बताएगा, किसकी वैल्यू बताएगा आपको, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू बताएगा, जिसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइटिक, डिफरेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, यानी कि मेटल इलेक्ट्रोड, यानी कि ये जो आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है, इन दोनों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या बताता है, डिफरेंस बताता है, जिसको हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं, या फिर इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E0 सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ये जो आपका वोल्ट मीटर होता है, दैट इज वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर, ये क्या बताता है, दोनों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस बताता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अगर हम किसी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या सपोज दैट हम
जिंक के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इससे मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या बताता है? ओनली डिफरेंस बताता है। अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर की वैल्यू मेजर कर सकते हैं? भाई नहीं कर सकते, बस हम इनके चेंज को मेजर कर सकते हैं, बस इसके डिफरेंट को बता सकता है वोल्टमीटर। बाकी अलग अलग चैम्बर के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नहीं बता सकता। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब भाई साइंटिस्टों के दिमाग में क्वेश्चन आया, अगर हम किसी स्पेशल मेटल के लिए उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नहीं बता पा रहे, तो उन्होंने जुगाड़ बनाना स्टार्ट किया। उन्होंने इस तरह से जुगाड़ बनाया, उन्होंने कोई एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया, जिन्होंने उनका नाम दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। बात समझ में आ रही? उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और चूज किया, उन्होंने उसको माना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल को चूज किया। उसके रेफरेंस में, उसके रेस्पेक्ट में उन्होंने अलग अलग मेटल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाली। जैसे आपको पता है, मैं कहने लगूं एक्चुअल में इस मार्कर का वेट क्या है, आप इसको किससे कंपेयर करो? किलोग्राम से। इसी तरह से आप किसके रेस्पेक्ट में बात करो, किसके रेफरेंस में बात करोगे वेट को मेजर करने के लिए? किलोग्राम के रेफरेंस में किलोग्राम से कंपेयर करोगे। इसी तरह से साइंटिस्टों ने इस तरह से जुगाड़ बनाया, अगर मुझे किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल से कंपेयर करूंगा या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के रेफरेंस में बात करूंगा। तो यहाँ पर उन्होंने किसको रेफरेंस माना? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल को रेफरेंस माना, उसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल से और अदर मेटल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंपेयर किया। अब हम देखते हैं उन्होंने किस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल से अदर स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ मेटल को कंपेयर किया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। वरना ये वोल्टमीटर आपको क्या बताता? ओनली चेंज बताता, डिफरेंस बताता, इन दोनों की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कभी नहीं बता पाता। तो वो जुगाड़ क्या बनाया, उन्होंने किसके रेफरेंस में बात की? दैट इज SHE के रेफरेंस में बात की, और जिसकी वजह से बहुत सारे मेटल्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आ गई। उन्होंने क्या माना? उन्होंने माना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या मान ली उन्होंने? जीरो मान ली। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या मान ली उन्होंने? जीरो। अगर इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, अगर वो H+ से H2 में जा रहा होगा तब भी उसकी वैल्यू जीरो होगी, और अगर वो H2 से H+ में भी जा रहा होगा तब भी उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। क्योंकि आप जानते हो, अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो साइन किसका आता है? माइनस का, और जीरो के आगे माइनस साइन लगाने से तो कोई फायदा नहीं होगा, तो वही क्या होगा? जीरो होगा। तो उन्होंने क्या किया, जिस मेटल का उन्हें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था, उन्होंने उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। सपोज दैट मैं बात करता हूं किस तरह से उन्होंने काम किया होगा वो हम समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास मैंने एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, जैसे ZnSO4, और मैंने यहाँ पर क्या लगाया भाई? जिंक की रॉड लगाऊंगा, जिसका हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं उसकी रॉड लगाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ क्या मेजर करना है? जिंक के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मेजर करनी है, जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मेजर करनी है। और आपको ये पता है यहाँ क्या लगाया मैंने भाई? यहाँ हम क्या लेंगे एक बताओ, यहाँ पर किसका इलेक्ट्रोलाइट लगाना है मुझको? हाइड्रोजन का। तो मैं सॉल्यूशन किसका लूंगा? हाइड्रोजन का सॉल्यूशन लूंगा। तो मैंने क्या ले लिया? HCl ले लिया, क्योंकि HCl क्या है? एसिड, और ये क्या लॉस करेगा? ये क्या देता है आपको? H+ देता है। और मैंने इनको कहा माना? स्टैंडर्ड कंडीशन पर। तो यह कितना लिया मैंने? 1 m ऑफ HCl लिया। ये भी कितना लिया मैंने? 1 मोलर ऑफ ZnSO4 लिया। और इनके लिए जो कंडीशन थी वो आपको पता ही है, प्रेशर कितना लेना है? 180 m, टेम्परेचर कितना लेना है? 298 केल्विन। तो वही काम मैंने यहाँ किया। प्रेशर कितना लिया? 180 m ऑफ गैस। हाइड्रोजन जो गैस थी उसका प्रेशर मैंने 180 m लिया। टेम्परेचर कितना लिया? 298 केल्विन। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और आपको पता है यहाँ पर देखो, एक्चुअल में ये आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का सेटअप था। लेकिन एक चीज याद रखो, हाइड्रोजन की कभी भी
देखो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड होता नहीं है, तो उन्होंने किसका इलेक्ट्रोड बनाया यहाँ पर, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया, दैट इज प्लेटिनम। और उन्होंने इसको इस तरह से वोल्ट मीटर से अटैच कर दिया। उन्होंने इसको इस तरह से कैसे अटैच कर दिया भाई, वोल्ट मीटर से अटैच कर दिया। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब वोल्ट मीटर आपको क्या बताएगा, इन दोनों का डिफरेंस बताएगा या नहीं बताएगा। और इन्होंने क्या बताया, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की वैल्यू बताई होगी। सपोज दैट उसने ये जो वैल्यू बताई हमें, तो आपको पता है ई नॉट सेल क्या होता है, आपको जानते हो भाई ई नॉट सेल क्या होता है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बताता है। ये किस पर आएगा आपका, एनोड पर, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है। अगर जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो सपोज दैट इसने वैल्यू बताई थी -0.74 वोल्ट। कितनी वैल्यू बताई इसने, 0.76 वोल्ट। सॉरी, वोल्ट मीटर की हेल्प से जो हमारी वैल्यू आई वो आई -0.76 वोल्ट वैल्यू निकल के आई। अगर हम बात करें ई सेल इक्वल टू क्या होता है, अब हमको किसका निकालना है, जिंक, यानी कि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। अगर हम बात करें ई सेल क्या होता है भाई, आपका ई सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। होता है या नहीं होता है, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको। तो ई नॉट सेल क्या होगा बताओ, कौन सा कैथोड की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, कौन सा एनोड की तरह काम कर रहा है। और सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू बताई थी, क्या आई थी भाई, पॉजिटिव वैल्यू। आपको पता है कैथोड पे कौन काम करेगा भाई, ये आपका हाइड्रोजन काम करेगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है, और इसकी रिएक्टिविटी कम होगी तो इसका रिडक्शन होगा, तो कैथोड पे काम करेगा, और ये किस पे काम करेगा, एनोड पर। लेकिन आपको एक और कंडीशन पता है, आपको इन दोनों का क्या लेना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम बात करेंगे ई नॉट एस से क्या बना रहा है, H2 माइनस ये क्या बना रहा है भाई आपका Zn2 प्लस से Zn बना रहा है। या तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको ये भी पता है इसके हाइड्रोजन यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0। तो आपको ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होना पाए, 0.76 वोल्ट इक्वल टू 0 माइनस ई नॉट Zn प्लस 2 Zn। तो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है बताओ भाई, -0.76 वोल्ट। आप इस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हो। और जिस मेटल की हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम हाइड्रोजन के रेफरेंस में रखते हैं। जिस तरह से यानी कि जिस तरह से मेटल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 1 बाई 1 निकाली जा सकती है, इस तरह से साइंटिस्टों ने सभी मेटल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली और उससे रिलेटेड एक टेबल को फॉर्म किया। उस टेबल को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का रोल समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस की तरह यूज करते हैं, जो आपको मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताने में हेल्प करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं एक्चुअल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का सेटअप क्या होता है और आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो। लेकिन इसका आपको यूज समझ में आ गया होगा, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का यूज क्या है। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की तो हम इसको नॉर्मल डिफाइन कर सकते हैं। इट इज हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम कह सकते हैं इसको इट इज अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। और जो मेटल इलेक्ट्रोड कौन सी लेते हैं भाई, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। कौन सी लेते हैं भाई हम इनर्ट इलेक्ट्रोड, कौन सी हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, दैट इज प्लेटिनम। विद रेस्पेक्ट टू हम बात कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल हाइड्रोजन या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल हाइड्रोजन और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड कंडीशन,
बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो मेटल इलेक्ट्रोड, जो आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है, उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। और एक बार हम इसका सेटअप देख लेते हैं। और आपको पता होगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। टेम्परेचर कितना होता है 298 केल्विन, प्रेशर कितना होता है आपका 180 m, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज 1 मोलर। यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार हम इसके पूरे सेटअप को देख लेते हैं, किस तरह से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का सेटअप बना सकते हैं। तो देखो, अगर आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का सेटअप बनाना है तो वो किस तरह से बनता है उसे हम समझ लेते हैं। हमको क्या लेना होता है, एक चैम्बर लेना है। क्या लेना है हमको, एक चैम्बर लेना है। आप देखो यहां पर किसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल रहे हो, किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो, हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालोगे तो आप सॉल्यूशन किसका लोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका लोगे, हाइड्रोजन का ही लोगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 1, यानी कि यहाँ पर क्या फिलअप कर दिया, HCl फिलअप कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या फिलअप कर दिया, HCl, और जो कितना फिलअप किया मैंने 1 मोलर फिलअप कर दिया। अगर मैंने 1 मोलर HCl फिलअप किया तो ये H प्लस कितने आयन देगा, ये भी आपका 1 मोलर H प्लस आयन देगा या नहीं देगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। अब हम क्या करते हैं, एक सील्ड ट्यूब लेते हैं पूरी। क्या लेते हैं, पूरी सील्ड ट्यूब। इस तरह से हम सील्ड ट्यूब लेंगे जिससे हम कॉपर वायर पास करेंगे। क्या पास करेंगे, कॉपर वायर। और कॉपर वायर में यहाँ क्या लगा देंगे, प्लेटिनम की फॉइल, सॉरी प्लेटिनम वायर पास करेंगे। और जिसमें हम क्या लगाते हैं, हम बहुत पतली सी फॉइल लगाते हैं जो पॉलीथीन से भी पतली होती है। यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, प्लेटिनम की फॉइल लगा दी। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर हमने इस तरह से इसको किसी अदर वाले, यानी कि जिस मेटल का आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना उस तरह से इसको अटैच कर सकते हो। और इस तरह से आपको एक और यहाँ सेटअप लगाना है, इस तरह से। इस तरह से आपको सेटअप लगाना है। यहां से आप H2 गैस पास करोगे। कौन सी गैस पास करोगे, H2 गैस पास करोगे। और उसका प्रेशर कितना लोगे आप, 180 m। और टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है अभी स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, 298 केल्विन। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। देखो आपको पता है, अगर ये हम बात करें एट एनोड, एनोड पर क्या होता है आपका, H2 गैस जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H प्लस आयन में। जो H2 गैस होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, H प्लस आयन में। यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या बनाएगी, आपके एक सॉल्यूशन का फॉर्म करेगी। लेकिन हम कैथोड की बात करें, जो आपके H प्लस आयन होंगे वो क्या बनाएंगे, आपके हाइड्रोजन गैस। और वो जब हाइड्रोजन गैस बनाएंगे तो इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी, बबल्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो यहाँ से इसका मतलब ये क्या है, आपका हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे। हाइड्रोजन गैस के बबल्स कब बनेंगे, जब H प्लस आयन मिलके क्या बनाएंगे, H2 गैस बनाएंगे एट कैथोड। और आपको पता है आप किस तरह से हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आप बर्निंग कैंडल, अगर आप हाइड्रोजन गैस के बबल्स के पास ले जाओगे तो कौन सी साउंड होती है, पॉपिंग साउंड होती है। यहाँ तक आपको ये पूरा सेटअप समझ में आ गया होगा। और आपको इसको किससे अटैच करना है, जिस मेटल का आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हो। चलो एक बार हम कैथोड और एनोड की रिएक्शन देख लेते हैं। एक्चुअल में कैथोड की रिएक्शन क्या होगी और एनोड की रिएक्शन क्या होगी। आपको पता है एनोड पर क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। तो H2 गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर हम बात करें कैथोड की, कैथोड पर क्या होगा, 2H प्लस एक्वस, यानी कि H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और H2 गैस में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। H2 गैस में कन्वर्ट होंगे तो वहां से H2 गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी, बबल्स बनेंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक और जो मेन पॉइंट है,
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। तो हम कह सकते हैं H2 से अगर वो H प्लस में जा रहा है तब भी इसकी वैल्यू जीरो होगी। अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, आपकी जीरो होती है। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। तो ये दोनों वैल्यू क्या होने वाली हैं, जीरो होने वाली है। लेकिन अगर आपको ये याद रखना है, अगर ये कैथोड की तरह ट्रीट करेगा तो आपको ये वाली रिएक्शन लगानी है। अगर मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन होगा और उस मेटल का क्या होगा, रिडक्शन। तो ये किसकी तरह ट्रीट करेगा, एनोड की तरह ट्रीट करेगा, तो आपको ये वाली रिएक्शन लगानी है। अगर ये वाला जो हाइड्रोजन है मेटल से कम रिएक्टिव है तो क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो आप कौन सी रिएक्शन लिखोगे, ये वाली रिएक्शन लिखोगे। आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का रोल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।